वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 2 दिसंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में है। नागालैंड में अभी हाल ही में 10 दिनों लंबा चलने वाला यह हॉर्नबिल फेस्टिवल शुरू किया जा चुका है। ये नागा हेरिटेज विलेज किसामा में शुरू किया गया है। इस विलेज में ये जो फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जा रहा है, अगर आप इसके हिस्ट्री को ट्रेस करना चाहें तो पहली बार इसे सन 2000 में ऑब्जर्व किया गया या सन 2000 में इसकी शुरुआत की गई। नागा हेरिटेज विलेज किसामा की अगर हम बात करें तो ये आपको नागालैंड में कोहिमा से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। स्टेट टूरिज्म एंड आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड के एम्बिट में काम करता है, वो ही इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया करते हैं। हॉर्नबिल एक बहुत ही खूबसूरत सा पक्षी होता है जो आपको देखने में कुछ ऐसा दिखेगा। उसी के नाम पर इस फेस्टिवल का नाम हॉर्नबिल फेस्टिवल रखा जाता है। इसके माध्यम से हम इंटर ट्राइबल इंटरेक्शन को इनकरेज करते हैं कि अलग अलग ट्राइब के लोग इस फेस्टिवल में आएँ, मुलाकात करें और नागालैंड की जो कल्चरल हेरिटेज है उसके बारे में लोगों को जानकारी मिले। इस फेस्टिवल में अगर कुछ महत्वपूर्ण बातों के ऊपर चर्चा की जाए तो फेस्टिवल में आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जो नागा पीपल के हैं उनको बेचा जाता है, फूड स्टॉल्स लगते हैं, गाने और डांस शोज होते हैं और इंडिजिनियस गेम्स भी परफॉर्म किए जाते हैं। इस पूरे फेस्टिवल की एक बहुत ही मेजर हाईलाइट होती है एंड दैट इज हॉर्नबिल इंटरनेशनल रॉक फेस्टिवल, जहां पर लोकल और इंटरनेशनल लेवल के रॉक बैंड्स को इनवाइट किया जाता है, वो आकर परफॉर्म करते हैं। तो ये मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल का। नॉमेनक्लेचर की बात करें तो ये जो फेस्टिवल है हॉर्नबिल, इसे नाम मिला है एक बर्ड इंडियन हॉर्नबिल के नाम पर, जो कि स्टेट के ट्राइब्स के फोकलोर का हिस्सा है, कहानियों का हिस्सा है। 9 हॉर्नबिल की स्पीसीज पाई जाती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा फेमस है ग्रेट हॉर्नबिल। यही कारण है कि इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। ग्रेट हॉर्नबिल को ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल या ग्रेट पाइड हॉर्नबिल के नाम से भी पुकारा जाता है। ये आपको साउथ ईस्ट एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिल जाएंगे। हालांकि इनकी पॉपुलेशन आपको हिमालयन फुटहिल्स में रिस्ट्रिक्टेड मिलेगी। जो हिल फॉरेस्ट एरिया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का और जो वेस्ट इंडिया का एवरग्रीन फॉरेस्ट का एरिया है, वहाँ पर आपको इन जनरल हॉर्नबिल्स दिखेंगे। इनकी संख्या पर्याप्त है। ये IUCN स्टेटस के तौर पे नियर थ्रेटेंड हैं और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में इनको प्रोटेक्शन के पर्पज से रखा गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, तो इन्हें मारकर ट्रेड किया जा सकता है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो इनका साइज और कलर बहुत ही इंप्रेसिव होता है और इसीलिए काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं और ये ट्राइबल कल्चर एंड रिचुअल्स का पार्ट है। ये केरला और अरुणाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड भी है। सरप्राइजिंगली हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में, लेकिन हॉर्नबिल नागालैंड का स्टेट फेस्टिवल नहीं है, सॉरी स्टेट बर्ड नहीं है। ये स्टेट बर्ड है केरला और अरुणाचल प्रदेश का। तो नागालैंड का स्टेट बर्ड क्या है? नागालैंड का स्टेट बर्ड है ब्लिट्स ट्रैगोपन। मतलब कि हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है, लेकिन हॉर्नबिल स्टेट बर्ड नहीं है नागालैंड की। तो ये तो सारी बातें हॉर्नबिल फेस्टिवल और हॉर्नबिल के बारे में। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अक्सर न्यूज़ में रहते हैं अलग अलग कारणों से। इस बार सुप्रीम कोर्ट की दखल अंदाजी की वजह से ये न्यूज़ में है। ये दखल अंदाजी किस लिए है? ये दखल अंदाजी है ताकि हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचा सकें। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से कहा है कि हमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए कुछ विशेष प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि क्या जिस तरीके से हमने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है, वैसे ही हम प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लॉन्च नहीं कर सकते क्या, जिसके बाद हम बस्टर्ड को बचा सकें। इनकी पॉपुलेशन 150 से 200 ही बची है और इनकी मौत लगातार इनकी संख्या को कम कर रही है। हमने इन्हें नहीं बचाया तो हो सकता है कि हम जल्दी ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को खो देंगे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये मेनली आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। ये एक फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीसीज है। फ्लैगशिप स्पीसीज से हमारा मतलब किसी भी ऐसी स्पीसीज से होता है जिसकी वजह से वो इकोसिस्टम जाना जाए। जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए लॉयन यानी कि जो शेर होता है, टाइगर होता है, वो एक फ्लैगशिप स्पीसीज होता है। सिमिलरली ग्रासलैंड
स्पीसीज के फॉर्म में ये एक फ्लैगशिप स्पीसीज है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये दुनिया की कुछ बड़ी फ्लाइंग बर्ड्स में से एक है। और इंडिया की बात करें तो ये इंडिया की सबसे भारी फ्लाइंग बर्ड है, मतलब इनका भार वेट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये उड़ते हैं। वैसे तो आपने शुतुरमुर्ग को भी देखा है, वो बहुत बड़ा होता है, बहुत भारी होता है, लेकिन वो उड़ नहीं पाता। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारी होने के बावजूद उड़ पाते हैं। मेल बर्ड का वेट 12 से 15 किलोग्राम तक का होता है, जबकि फीमेल बर्ड का वेट 5 से 8 केजी के आसपास होता है। फिजिकल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ब्लैक क्राउन आपको इनके सिर के फोरहेड के ऊपर देखने को मिलता है। गर्दन का कलर हल्का पीला होता है और हेड जो बॉडी होती है वो ब्राउनिश होती है। विंग्स में ब्लैक मार्क्स मिलते हैं, ब्राउन और ग्रे पैचेस भी आपको मिल जाएंगे। डाइट की बात करें तो ये ग्रास के सीड्स होते हैं, उनको खा जाते हैं। कीड़े मकोड़ों को जैसे कि ग्रास हॉपर्स या बीटल्स मिल जाते हैं तो उनका नाश्ता कर लेते हैं ये लोग। छोटे छोटे रोडेंट्स और रेप्टाइल्स मिल जाते हैं तो उनको खा के डिनर और लंच हो जाता है इनका। तो इसी तरीके से ये अपना जीवन यापन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो राजस्थान में 150 नंबर्स में ये बचे हुए हैं और ये दुनिया में इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 95% है। मैंने आपको पहले बताया कि इनकी संख्या 150 से 200 के बीच में है, तो 160 165 के आसपास इनकी पॉपुलेशन है। कुछ खास पॉपुलेशन इनकी बची नहीं है। मेनली ये आपको राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे, जहाँ पे इनकी संख्या थोड़ी बहुत डेजर्ट नेशनल पार्क में मिल जाती है, जहाँ पर ये अपनी नेचुरल हैबिटेट में होते हैं। दूसरी इनकी पॉपुलेशन अगर आपको देखनी है तो गुजरात के कच्छ का जो ग्रासलैंड का एरिया है यहाँ पर ये मिल जाएंगे। महाराष्ट्र, सोलापुर, कर्नाटका, बेलारी और हावेरी, आंध्र प्रदेश में कुर्नूल में कुछ पॉपुलेशन मिल जाएगी। ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है। कुछ पॉपुलेशन इनकी पाकिस्तान में भी मिलती है, लेकिन वो लोग उनको मार देते हैं, तो फिर पता नहीं, उनकी संख्या तो कम हो ही रही है। एक बार तो अभी कुछ समय पहले ये भी न्यूज़ आई थी कि ये जो इंडिया के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं ये बॉर्डर पार करके पाकिस्तान जा रहे हैं। अब वहाँ पे इनको मार देते हैं, इनको पता नहीं है, वैसे भी कम ही बचे हैं, तो पाकिस्तान में जाके बिना मतलब का खतरा मोल लेते हैं ये लोग। ये इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है और IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अब ये बताने वाली बात नहीं है, इतनी कम संख्या बची है तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड होना तो वाजिब सी बात हो गई ना। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं, जिसकी तर्ज पर प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चलाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। 1973 में हमने प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया था ताकि हम टाइगर्स को बचा सकें। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की। फंडिंग सपोर्ट की मदद से 18 टाइगर रेंज स्टेट्स को इन सिटू कंजर्वेशन के लिए चुना गया और वहां पर काम किया गया, मतलब टाइगर्स को हमें जंगलों में ही बचाना है। इसकी शुरुआत 5 डिकेड पहले 9 टाइगर रिजर्व्स के साथ हुई थी और अभी तो टाइगर रिजर्व्स की संख्या 54 पहुंच चुकी है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, बताइए सबसे लेटेस्ट कौन सा टाइगर रिजर्व ऐड किया गया है? और अब ये हमारे कंट्री के ज्योग्राफिकल एरिया का 2.23% कवर करते हैं। तो सवाल आपके लिए है कि सबसे लेटेस्ट कौन सा टाइगर रिजर्व ऐड किया गया है? आप उस टाइगर रिजर्व का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो के बारे में, यानी कि MMR के बारे में है। इंडिया ने MMR के केस में अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव किया है। 2018 से 20 के दौरान जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट रहा वो 97 डेथ्स का रहा। ये 1 लाख लाइव बर्थ्स पर कैलकुलेट किया जाता है। 2014 से 16 के बीच का जो डेटा था वो 130 डेथ्स का था। आसान भाषा में समझाता हूं, 2014 से 16 के बीच में 1 लाख बच्चों के जन्म पे 130 मदर्स अपनी जान गंवा देती थी। लेकिन ये रेशियो 2018 से 20 के बीच में बेहतर हुआ है और अब 1 लाख लाइव बर्थ पर, यानी कि बच्चों के जन्म पर, महज 97 वुमेन की जान जा रही है। हालांकि हमें इसे और भी कम करना है, ये हमारा टारगेट है कि हम मैटरनल जो डेथ्स हैं उन्हें कम करें। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स के बेसिस पे काउंट किया जाता है एक डेफिनेट गिवन टाइम पीरियड में 1 लाख लाइव बर्थ पे। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में एक स्पेशल बुलेटिन MMR पर निकाला और उसी के डेटा के बेसिस पर यह न्यूज़ आई। इंडिया ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी का जो टारगेट है उसमें यह है कि हमें जो 1 लाख लाइव बर्थ पे MMR है उसे 100 के नीचे लेकर आना है। इस लिहाज से हमने अपना ये टारगेट तो अचीव कर लिया है और इस तरीके से हम जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जहां पर हमें
1 लाख लाइव बर्थ पर 2030 तक जो MMR है उसे 70 पे लेके आना है, उसकी ओर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट 8 राज्यों ने तो अपना ये गोल अचीव कर भी लिया है। जो इंस्टीट्यूशनल बर्थ या डिलीवरी है वो 88.6% पे आ चुकी है 2019 से 21 के बीच में, जो 14 से 16 के बीच में 78.9% पे हुआ करती थी। हालांकि एनीमिया का जो लेवल है, जो 19 से 49 ईयर्स एज की वुमेन में 2015-16 में 53.1% का था, वो 2019 से 21 में 57% का हो गया है। तो ये तो पूरा मामला MMR के बारे में रहा। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एंड्रोमेडा गैलेक्सी और गैलेक्टिक कैनिबलिज्म के बारे में है। इसके पहले कि हम इस आर्टिकल के बारे में कुछ भी और समझें, मैं पहले इन दोनों शब्दों के बारे में बता देता हूं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है वो हमारा पड़ोसी है। हमारे गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। तो हमारी गैलेक्सी के आसपास कई सारी गैलेक्सीज हैं, कुछ बड़ी गैलेक्सीज हैं, कुछ छोटी गैलेक्सीज हैं। तो जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है वो बड़ी गैलेक्सी है। तो कुल मिला के जैसे हमारे अपने कुछ पड़ोसी होते हैं, वैसे हमारे पड़ोसियों में से एक पड़ोसी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये जो गैलेक्सी है ये हमसे 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है। अर्थ से ये 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो एक तो ये हो गया हमारा पड़ोसी, और दूसरा है गैलेक्टिक कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म क्या होता है? जब एक इंसान दूसरे इंसान के मांस को खाने लग जाता है तो उसे कैनिबलिज्म कहा जाता है। अब ये तो सामान्य कैनिबलिज्म हो गया। गैलेक्टिक कैनिबलिज्म क्या होता है? जब एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी को खाने लग जाए तो उसे गैलेक्टिक कैनिबलिज्म कहा जाता है। अब अगर हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी और गैलेक्टिक कैनिबलिज्म दोनों नाम एक साथ ले रहे हैं, इसका मतलब कि कुछ तो लफड़ा है। ये जो हमारा पड़ोसी है ये गैलेक्सीज को खा रहा है, या इसने पास्ट में गैलेक्सीज को खाया है। तो कुल मिला के हमारी साइंटिफिक डिस्कवरी में अभी हमें एक स्टार क्लस्टर के बारे में पता चला है एंड्रोमेडा गैलेक्सी से। वो थोड़ा अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। इससे हमें अंदाजा ये लग रहा है कि ये जो हमारा पड़ोसी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, कहीं ये गैलेक्टिक कैनिबलिज्म में इन्वॉल्व तो नहीं था? कहीं ये पास्ट में गैलेक्सीज को खाया तो नहीं करता था? या हो सकता है कि गैलेक्सीज को अभी भी खा रहा हो? देखिए, आज आपको गैलेक्सीज बहुत खूबसूरत सर्कुलर शेप में मिलती हैं, अलग अलग कलर्स में मिलते हैं। जब हम उनका जो डेटा है वो कलेक्ट करके उसे कलर कॉम्बिनेशन में डालते हैं तो। लेकिन रिसर्चर्स बताती हैं कि गैलेक्सीज हमारे पूरे यूनिवर्स की शुरुआत में ऐसे नहीं थे। ना तो वो इतने राउंड या इलिप्टिकल शेप में हुआ करते थे, और ना ही वो इतने खूबसूरत थे। वो तो अनइवन और बिखरे हुए शेप में हुआ करते थे। समय के साथ इन्होंने आसपास की गैलेक्सीज को खाना शुरू कर दिया। बड़ी गैलेक्सीज छोटी गैलेक्सीज के प्रॉक्सिमिटी में जाके उन्हें अपने अंदर समेट लेती थी और खा जाती थी। इससे इन गैलेक्सीज का साइज बढ़ता चला गया, और तब जाकर आज आप जो गैलेक्सीज एलिप्टिकल या सर्कुलर शेप में दिखते हैं वो बनी हुई हैं। अब यहां पर अगर हम अपने पड़ोसी की बात करें, यानी कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी की, तो इसमें जो जनरल पाथ है, जो मूवमेंट है, जो स्टार्स हैं या फिर डस्ट है, उसका कुछ यूं है। तो ये तो सारा ऐसे सर्कुलेट कर रहा है, लेकिन उसमें एक डुलियास स्ट्रीम है। ये जो डुलियास स्ट्रीम है ना, जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल ऐसे इसको क्रॉस करता है। अब इससे ये लग रहा है कि भाई पूरी गैलेक्सी तो दूसरे तरीके से मूव कर रही है और ये कुछ अलग ही चल रहा है। तो क्या ये कोई रेमिनेंट है? क्या इन्होंने पास्ट में हो सकता है किसी गैलेक्सी को खा लिया हो और उस गैलेक्सी का रेमिनेंट बचा हुआ है जो इस गैलेक्सी के बाकी हिस्सों से अलग मूव कर रहा है? इसी बेसिस पर हम ये आरोप लगा रहे हैं अपने पड़ोसी के ऊपर कि ये गैलेक्टिक कैनिबलिज्म में इन्वॉल्व रहा होगा। तो जो डुलाइस स्ट्रक्चर है ये एक डार्क स्ट्रीम है जिसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, कई सारे स्टार्स हैं। ये ग्लोबुलर क्लस्टर है जो कि एंड्रोमेडा में है। डुलाई का मतलब होता है ब्लैक स्ट्रीम, वेल्स की लैंग्वेज में, ठीक है। वेल्स जो प्रोविंस है उसकी लैंग्वेज में इसका मतलब होता है ब्लैक स्ट्रीम, यानी कि डस्ट पार्टिकल्स का एक ब्लैक स्ट्रीम है जिसमें कई सारे स्टार्स एंड ऑल भी हैं। तो ये अलग ही मूव कर रहा है। ये ब्लैक स्ट्रीम है डुलियास का, जिसके अभी हम बात कर रहे हैं। तो ये पूरे गैलेक्टिक स्ट्रक्चर से अलग ही मूव कर रहा है। तो इसको देख के हमें अंदाजा लगा कि ये जो स्टार क्लस्टर्स हैं उन्हीं के जरिए इल्यूमिनेट होता है, चमकता है, और ये एंड्रोमेडा के बाकी के क्लस्टर की तुलना में अलग ही ऑर्बिट कर रहा है। तो स्टार क्लस्टर का लेफ्ट ओवर लग रहा है ये, कि इन्होंने कभी किसी गैलेक्टिक मतलब किसी और गैलेक्सी को खा लिया होगा। ये गैलेक्टिक कैनिबलिज्म में इन्वॉल्व रहे होंगे, तो जो फीडिंग इवेंट रहा होगा उससे कुछ बच गया होगा, और वही है ये डुलियास स्ट्रक्चर जो अलग ही मूव कर रहा है। गैलेक्टिक कैनिबलिज्म का मतलब वही है कि गैलेक्सीज का फीडिंग इवेंट, जहां पे बड़ी गैलेक्सीज छोटी गैलेक्सीज को खा जाते हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी की बात करें
तो इसे मैसियर 31 नाम से भी पुकारते हैं। और ये हमारी गैलेक्सी जो मिल्की वे है उसका सबसे नज़दीकी बड़ा गैलेक्सी है। ये गैलेक्सी लोकल ग्रुप में पाया जाता है। कुछ और भी गैलेक्सी जैसे इस पूरे ग्रुप में मिल्की वे है, इसके अलावा ट्रायंगुलम गैलेक्सी है और कुछ छोटी छोटी गैलेक्सीज भी हैं, तो उसी में एक ये भी है, ठीक है, एंड्रोमेडा भी है। तो चलिए ये तो आपने समझ लिया। अगला आर्टिकल देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो अग्निकुल लॉन्च पैड फैसिलिटी के बारे में है। चेन्नई का एक स्पेस टेक है, नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। उन्होंने इंडिया का पहला प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड अभी तैयार कर लिया है सतीश धवन स्पेस सेंटर में श्रीहरिकोटा में। फैसिलिटी के दो पार्ट हैं, एक तो अग्निकुल लॉन्च पैड है, दूसरा मिशन कंट्रोल है। मिशन कंट्रोल हालांकि लॉन्च पैड से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। लॉन्च पैड का इस्तेमाल हम जो लिक्विड स्टेज कंट्रोल लॉन्चेस होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए कर सकते हैं। अग्निकुल कॉस्मोस जो है वो प्लानिंग कर रहा है कि वो अग्निबाण रॉकेट को लॉन्च करेंगे इस लॉन्च पैड का सहारा लेके। इस लॉन्च पैड की मदद से जो इसरो की रेंज है ऑपरेशनल टीम की वो थोड़ी बढ़ जाएगी। हम फ्लाइट सेफ्टी को अच्छे से मॉनिटर कर पाएंगे। दूसरा, डेटा वगैरह को शेयर कर पाना इन्फॉर्मेशन को मिशन कंट्रोल सेंटर से और बेहतर हो जाएगा। अग्निबाण की बात करें तो 2 स्टेज लॉन्च व्हीकल है ये, जो कि 100 किलोग्राम का पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकती है। 700 किलोमीटर की हाइट पर अर्थ की सरफेस से, और ये 3D प्रिंटेड अग्निलेट इंजन से प्रोपेल होगा या पावर किया जाएगा। तो ये तो पूरा मामला इस लॉन्च पैड फैसिलिटी के बारे में हो गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बिंतुरंग के बारे में है। पुलिस और फॉरेस्ट ऑफिशियल जो मणिपुर के हैं उखरुल टाउन के, उन्हें खबर मिली कि कुछ गैम्बलिंग डेंस चल रहे हैं। ये जो गैम्बलिंग डेंस है ना, ये बेटिंग करते हैं कि इस जानवर को जंगल में से जिंदा या मार कर पकड़ के लेकर आओ, आपको प्राइज मिलेगा। अब इससे ये लोग जानवरों को इंटेंशनली मारते हैं चूज करके, और इनके निशाने पर बिंतुरंग भी है। ये बिंतुरंग को मारने के लिए बेटिंग करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं। गैम्बलिंग डेंस का मतलब होता है जब कुछ लोग इकट्ठा होते हैं किसी भी इलीगल एक्टिविटी में गैम्बलिंग करने के लिए। तो जो बिंतुरंग है जो इनके निशाने पे है, इसे बियर कैट या कैट पियर भी बोलते हैं। कैट लाइक ऑमनिवोर है, सैविड फैमिली से बिलोंग करता है और घने जंगलों में रहता है साउथ ईस्ट एशिया के। इसके लंबे लंबे बाल होते हैं, टफ्ट ईयर होते हैं, लंबा सा बुशी और प्रिहेंसाइल टेल होता है। प्रिहेंसाइल टेल मतलब लंबी सी टेल होती है, जैसे बंदरों की टेल होती है ना, तो वो लकड़ी में मतलब पेड़ों पे फंसा के उसको लटक जाते हैं। तो जो प्रिहेंसाइल टेल होती है वो एक्चुअली में इन जीवों को पेड़ों से लटकने में हेल्प करती है या पकड़ने में हेल्प करती है। इनका कलर इन जनरल ब्लैक होता है और कुछ व्हाइटिश हेयर भी इन पे आपको मिल जाते हैं। जो बिंतुरंग है ये नॉक्टर्नल होता है और क्रैप्सकुलर भी होता है, मतलब शाम के समय में भी निकल जाता है ट्विलाइट के टाइम पे। ये देखिए अक्सर पेड़ों पे ही पाया जाता है। जो इसकी प्रिहेंशियल टेल है वो उसको कैंप पेड़ों पे चढ़ने में लटकने में हेल्प करती है। मेनली फ्रूट्स खाते हैं, फिक्स यानी कि अंजीर मिल जाए तो इनका फेवरेट है, वो भी खा लेते हैं। कभी कभी मौका लगा तो एक्स और छोटे छोटे एनिमल्स को भी खा जाते हैं। बिंतुरंग को टेम किया जाता है, कई बार इनको पेट भी बना लिया जाता है। नेपाल, इंडिया, भूटान में ये रहते हैं। इंडोनेशिया के जो आइलैंड है सुमात्रा, जावा और बोर्नियो, वहाँ पर भी ये मिल जाएंगे। आईयूसीएन के रेड लिस्ट में वल्नरेबल हैं, साइट्स के अपेंडिक्स 3 में हैं और WPA 1972 के या इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है। रिवीजन करेंगे। हॉर्नबिल फेस्टिवल आंध्र प्रदेश, शुद्ध रूप से गलत है। बताइए कहाँ पर? अभी हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि ये नागालैंड में ऑब्जर्व किए जाते हैं, जबकि नागालैंड का ये स्टेट बर्ड नहीं है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, सही बात है। MMR 1 लाख लाइव बर्थ पर कैलकुलेट किया जाता है, सही बात है। बिंतुरंग 1972 के इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में है, गलत है, शेड्यूल 1 में है। तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।